Yes. According to this principle, no two electrons in an atom can have the same set of या same values of all four quantum numbers. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम कि कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर यदि हैं तो उनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सपोज हमने यहाँ पर 3s ऑर्बिटल लिया हुआ है जिसमें टू इलेक्ट्रॉन्स हैं. फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3, l is equal to 0, m is equal to 0 and s will be plus half. Clear? Similarly, for the second electron, यदि हम n फाइंड करेंगे, देखो 3s सब शेल के लिए आपको बताया था n3 ही रहेगा, ठीक है ना. उसके हिसाब से l0 रहता है. m की वैल्यू जो लाई करती है -l2 प्लस l लाई करती है, देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी. ठीक. अब इसके बाद जो एंटी स्पिन में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए आपको s कितना बोलना पड़ेगा, -हाफ. जरा इस पेयर में चेक करो, यहाँ पर इस पेयर के अंदर चारों वैल्यूज आपकी सेम नहीं है. क्लियर. अब एक दूसरा एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं. सपोज करो 3p ऑर्बिटल हमने कंसीडर किया. 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है. कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी. मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करके दिखाता हूँ आपको, और लास्ट के लिए, आप किसी और के लिए भी कर सकते हो. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा ये है स्पिन में और लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है एंटी स्पिन में. फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3, l विल बी इक्वल टू 1 बाई 3p है, n की तो वैल्यू 3 हो ही गई, l कितना हो जाएगा उसके हिसाब से, l विल बी 1, p और सब शेल के लिए 1 होती है वैल्यू. नाउ द वैल्यू ऑफ m विल बी -l2 प्लस l, ये होगी -1 0 प्लस 1, -1 हो जाएगी पहले ऑर्बिटल के लिए, 0 होगी सेकंड ऑर्बिटल के लिए, 1 होगी थर्ड ऑर्बिटल के लिए. आपका इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, देयरफॉर इट्स वैल्यू m विल बी -1. स्पिन में है इलेक्ट्रॉन तो प्लस हाफ हो जाएगी s की वैल्यू. अब लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं. दो वैल्यूज तो सेम है, n की भी वैल्यू सेम रहेगी, l की भी वैल्यू सेम रहेगी, बट इलेक्ट्रॉन इज द प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिटल, देयरफॉर m विल बी +1. इसके लिए m कितना होगा, +1. और इलेक्ट्रॉन एंटी स्पिन में है, देयरफॉर s विल बी -हाफ. क्लियर हुई बात. चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है यहाँ पर कहीं पर भी सेम नहीं है, अलग अलग वैल्यूज हैं सबकी. मतलब पूरा सेट सेम नहीं हो सकता, दो वैल्यू सेम हो सकती हैं, तीन सेम हो सकती हैं, चारों कभी भी सेम नहीं होंगी. अब इसके बाद मैंने कुछ नोट लिखे हैं जिनसे आप आइडिया लगा सकते हो, कुछ वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल का फॉर्मूला होता है n, यानी कि सपोज करो n की वैल्यू आपकी 3 आ रही है तो उसमें 3 ही आपके सबशेल्स आएंगे, 3s 3p और 3d. कभी भी 3f आपको नहीं मिलेगा. इसी तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें इन द nth शेल, इट विल बी n स्क्वायर. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, n स्क्वायर. सपोज करो मैं n इज इक्वल टू 3 में ही आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, तो आपको बस इतना करना है, 3 स्क्वायर कर देना है एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9. क्लियर. नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द nth शेल, ये आपको पता ही है 2n स्क्वायर, क्योंकि देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास है n स्क्वायर, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इट विल बी 2n स्क्वायर. नाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल, इन ए पर्टिकुलर सबशेल, जिसके लिए l की वैल्यू आपको पता हो, तो वैल्यू होगी 2l + 1. ठीक है, ये फॉर्मूलेज हैं, आप इनको याद करो. इसके बेसिस पे आपको आइडिया लग जाता है कितनी कौन सी शेल के लिए कितने सबशेल होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल, इफ l इज इक्वल टू 1, तो आपको पता ही है p सबशेल होती है. नाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2l + 1, दैट इज 2 × 1 + 1. p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो 2 × 1 + 1 ये आपका आ जाएगा 3. और आपको पता ही है p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स ही होते हैं. सिमिलरली l इज इक्वल टू 2 है, d सब शेल है, तो उसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 2 × 2 + 1, दैट इज 5. आपको पता ही है 5 होते हैं उसके अंदर, d के अंदर. तो अब ये एक जस्टिफिकेशन भी हो गया कि भाई d के अंदर 5 ही क्यों है, b के अंदर 3 ही क्यों है. नाउ इफ l इज इक्वल टू 0, सॉरी ये एग्जांपल एक और लेना है अभी हमें. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना चाह रहा हूं मैं थर्ड शेल के लिए. एक तो देखो आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया n स्क्वायर, दैट इज 9. उसको जरा वेरीफाई करके भी बताते हैं. देखो n इज इक्वल टू 3 है तो l विल बी इक्वल टू 0, 1, 2. 0 1 2 तीन वैल्यूज होंगी. यदि s सब शेल है तो उसमें भाई s l इज इक्वल टू 0 का मतलब s सब शेल, और उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 1. l इज इक्वल टू 1 मीन्स p सब शेल. p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज 3. आप प्लस कर लेना, उनका 9 आ जाएगा सब. इसी तरह से
एल की वैल्यू 2 डी सब शेल्स के लिए होती है, डी में ऑर्बिटल आते हैं 5, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी 1 + 3 + 5, therefore number of orbitals in the nth shell will be n square, that is 9. फॉर्मूला एक क्वेश्चन और करते हैं, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन एग्जिस्ट इन n इज इक्वल टू 4. n इज इक्वल टू 4 शेल है तो उसके लिए कितने होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करो, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी n स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर, दैट इज 16. आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा. In this lecture, first we will have a note, the number of spherical nodes. Number of spherical nodes कितने होते हैं यहाँ पर, n minus l minus 1. नोड आपको मैंने पहले भी बताया था, नोड क्या होता है, वो प्लेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. ठीक है ना. n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, -1 कर देंगे, हमें आंसर पता चल जाएगा कितने स्फेरिकल नोड है. We will discuss one question. How many spherical nodes are there in 2p orbital? 2p orbital में कितने spherical nodes होते हैं? Formula same. Number of spherical nodes is equal to n minus l minus 1. 2p orbital के लिए n कितना होगा 2. p सबशेल के लिए जो l होता है वो 1 होता है, -1 करो is equal to 0. ये आपका नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स आ गए. एक और फॉर्मूला लेते हैं, नंबर ऑफ स्फेरिकल लाइंस, number of spectral lines when an electron jumps from nth shell to the ground shell. This formula is n into n minus 1. nth shell में कोई इलेक्ट्रॉन है वो आपका रिटर्न बैक होता है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो n into n minus 1/2 से. अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 15th है, उसमें क्या रखा है कि इलेक्ट्रॉन 6 शेल से ग्राउंड शेल में रिटर्न बैक होता है, तो बताओ कितनी आपकी वहां पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी. तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी n into n minus 1/2, दैट इज 6 into 5 minus 1/2, और 6 माइनस ये गलत हो गया, 6 minus 1 आना बेटे, ये 5 minus 1 नहीं, इसको ठीक कर लेना. दैट विल बी 6 into 5/2, दैट इज 30/2, यानी कि 15 लाइंस आएंगी आपकी, जैसे स्पेक्ट्रम में आपको पीछे बताया था ना मैंने, तो उसी के अकॉर्डिंग है ये. नेक्स्ट टॉपिक इज paramagnetic and diamagnetic substances. The substances which are attracted in the magnetic field. आपने किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वहां दो ही काम हो सकते हैं, या तो वो सब्सटेंस अट्रैक्ट होगा या वो सब्सटेंस रिपेल होगा. The substances which are attracted in the magnetic field are known as paramagnetic substances, while the substances which are repelled in the magnetic field are known as the diamagnetic. अब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों होता है उसको समझते हैं. देयर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो किस वजह से होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है. while the substances which are repelled in the magnetic field are known as diamagnetic substances. जबकि जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. their diamagnetic character is due to the absence of unpaired electron. जो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है वो किस वजह से है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सपोज आपको Fe का एग्जांपल मैं समझाता हूँ. सबको पता है Fe जो होता है आयरन, पैरामैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है. आप मैग्नेट का पीस ले जाओ, अट्रैक्ट हो जाएगा, आयरन का पीस होगा. तो कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2. दिस सब्सटेंस विल बी पैरामैग्नेटिक. क्यों होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि जो 3d ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड नहीं है, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड आएंगे. ठीक है ना. 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देयर आर द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट विल बी पैरामैग्नेटिक. एक इलेक्ट्रॉन भी यदि वहां पर अनपेयर्ड है तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक. अब मैं फेरस आयन की बात करता हूं सपोज, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये आउटर मोस्ट शेल वाले रिमूव हो जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d6. सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गया, अगेन सब्सटेंस विल बी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. सिमिलरली Fe+3 का केस डिस्कस करते हैं. वहां पर एक और इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है फ्रॉम Fe+2, देन द कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स 3d5. तो ये जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन था ये आपका रिमूव हो गया. नाउ यू विल हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5. मोर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक डी वाले में तभी हो सकता है जब 5 होंगे. 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो भी नहीं सकते कभी. क्लियर. सिमिलरली हम बात करें कॉपर की या कॉपर आयन की. कॉपर में मेटल में होता है कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1. 3d10 अब की बार फुल्ली फिल्ड है, बट 4s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये पैरामैग्नेटिक है
क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस है। अब कॉपर आयन की बात करें सपोज Cu प्लस की, तो वहां पर ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था 4s1 का, ये भी खत्म हो गया। नाउ यू हैव द कॉन्फ़िगरेशन 3d10, देयरफॉर इट विल बी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सिमिलरली Cu+2 की बात करें तो इस केस में क्या होता है, 3d9 कॉन्फ़िगरेशन आएगा एंड द सब्सटेंस विल बी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि वहां पर d में 9 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। देखो 6 5 तो बढ़ चुके थे हम, 6 7 8 9, ये कॉन्फ़िगरेशन अब आपके सामने है एंड इट इज द 3d कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इन दिस केस वी हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नाउ इट विल बी पैरामैग्नेटिक। तो क्वेश्चन आ सकता है Cu प्लस डायमैग्नेटिक क्यों है जबकि Cu+2 तो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है कि उसके अंदर है Cu+2 में, Cu+1 में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। द क्वेश्चन इज out of Fe+2, sorry, Cr+3, Fe+3 and Cu+2, which is more paramagnetic and why? आपको सीधा सीधा क्या करना है, सबका कॉन्फ़िगरेशन करना है। Cr+3 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा लास्ट में 3d3 कर लेना, इसका आपको बताया था कल। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आपका लेस पैरामैग्नेटिक होगा। Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन करो जैसा भी किया था हमने, लास्ट में आया था कॉन्फ़िगरेशन 3d5 एंड यू विल हैव 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द 3d ऑर्बिटल। ये सब 3d ऑर्बिटल है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी मोस्ट पैरामैग्नेटिक। Cu+2 उसमें कॉन्फ़िगरेशन आएगा लास्ट में 3d9, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जस्ट, तो ये लेस पैरामैग्नेटिक होगा, बल्कि गलत लिखा गया मुझसे, इसको ठीक करना, मोस्ट नहीं, इट विल बी लीस्ट पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आंसर विल बी Fe+3 बिकॉज इट हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसी का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आउट ऑफ द Cu plus and Cu+2 which is more paramagnetic, which is paramagnetic and आंसर इज जिसमें Cu+2 जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। Cu+2 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आया था, अभी पीछे किया था हमने, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक आएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द Mn+2। भाई Mn+2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो पैरामैग्नेटिक होगा। अब वो सीधा सीधा आपसे यही पूछ रहा है, तो आंसर इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आप करेंगे, देन यू विल फाइंड 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, और 3d5 में यह कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ही बना हुआ है, यू विल हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं, एक और रूल है हमारा N+L रूल। ये हमें अहबाउ रूल जैसा लगेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अहबाउ रूल में तो आप किसी ऑर्बिटल को देख कर रटते हो कि भाई 1s की कम एनर्जी या 2s की ज्यादा है, उसको भरना है उसी ऑर्डर में। इसमें ऐसा नहीं है। N+ रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द लोअर द वैल्यू ऑफ द N+L फॉर एन ऑर्बिटल, लोअर विल बी इट्स एनर्जी। कोई ऑर्बिटल है, उसकी N+L वैल्यू निकाल के देख लो। N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों का सम चेक कर लो एक ऑर्बिटल के लिए। जिसके लिए लो वैल्यू होती है उसके लिए ही लो एनर्जी होती है। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यूज ऑफ N+L, सपोज करो दो ऑर्बिटल्स हैं जिनके लिए N+L की वैल्यू सेम आ जाती है, तब हम क्या करेंगे, देन लोअर द वैल्यू ऑफ N, लोअर विल बी इट्स एनर्जी। The orbital with lower value of n will have lower energy। जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कम होगी, उसी की एनर्जी कम होगी, उसको आप पहले भरेंगे। इज इट क्लियर। अभी एग्जांपल देखते हैं फिर उससे समझते हैं इस बात को। सपोज करो अब आपका ये एग्जांपल ले रहे हैं हम 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल के केस में n की वैल्यू आपको पता ही है 3 आएगी, l आएगा 2, देन N+L विल बी 5। For 4s orbital, n will be 4 and l will be 0, therefore N+L will be 4। N+L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। Therefore 4s orbital have lower energy and it will filled first। 4s orbital की एनर्जी लोअर होगी और ये पहले भरेगा। भाई जिसकी N+L वैल्यू कम होती है उसकी वैल्यू एनर्जी भी कम होती है, वो पहले भरता है। क्लियर हुई बात सबको। इसी तरह से हम नेक्स्ट, ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3D ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल का। Out of the 3D orbital, the value of n will be 3 and l will be 2 in the similar manner as above. Therefore, the value of N+L will be 5. Then for 4p orbital, the value of n is equal to 4 and l will be 1. Therefore, N+L will be 5. Is it clear? अब देखो इस केस में दोनों की वैल्यू आपकी N+L की 4 आ रही है। Therefore, 3D orbital
हैज लोअर एनर्जी एंड इट विल फील्ड फर्स्ट। उसके लिए 3d ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, क्योंकि 3d ऑर्बिटल जो है उसके लिए आपका n+l तो दोनों का सेम है, बट इस केस में आपका n3 है, देयरफॉर इट विल बी फील्ड फर्स्ट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव n+l इज इक्वल टू 5। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक एटम के अंदर जिनके लिए n+l 5 होगा। मैंने एक छोटी सी टेबल बना दी इसके लिए, n को रख दिया 5, सॉरी n, l, n+l, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन। सपोज करो n की वैल्यू मैं 5 लेता हूं, l 0 लेता हूं, तभी तो सम 5 आएगा। देन द ऑर्बिटल विल बी 5s एंड 5s ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। Similarly, next case, n is equal to 4, l is equal to 1, then n plus l will be 5. Second possibility यही है. In this case, the orbital will be 4p. n की value 4 है, l की value 1 है, therefore orbital will be 4p. And electron कितने आते हैं 4p के अंदर maximum 6. Similarly, एक possibility और हो सकती है n3 हो जाए, छोटी सी error है, l आपका 2 हो जाए, typing error है, इसको ठीक कर लेना. n plus l will be 5 and the orbital will be 3d, and 3d orbital can have maximum 10 electrons. Therefore total number of electrons will be 18. आप इन तीनों का सम कर दो, total number of electrons will be 18. 18 electrons can have maximum n plus l electrons is equal to 5. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक और, why 2d ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो 2d ऑर्बिटल होता है ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। देखो 2d ऑर्बिटल यदि एग्जिस्ट करेगा तो n की वैल्यू 2 होगी, l की पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी ज्यादा से ज्यादा 0 और 1 हो सकती है, ठीक। देयर इज नो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ l फॉर द d सबशेल, सो 2d ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट। 2d ऑर्बिटल आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए कोई कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ही l की यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दूसरा तरीका भी है, सपोज करो मैं मान रहा हूं कि 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, तो 2d के लिए n कितना होना चाहिए 2, l कितना होना चाहिए ये भी 2 होना चाहिए, देयरफॉर n इज इक्वल टू l होना चाहिए, व्हिच इज इम्पॉसिबल। पीछे क्वांटम नंबर्स में हमने पढ़ा था कि जो n और l होते हैं वो कभी सेम ही नहीं होते, l लाइज फ्रॉम 0 टू n-1, दैट्स व्हाई 2d ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट। मेरी जो assumption थी इसका मतलब वो रॉन्ग थी, ठीक है। An atomic orbital has n is equal to 3. एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके लिए n 3 है, तो राइट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द m एंड n। इलेक्ट्रॉन नहीं बताया कहां पर है कौन से ऑर्बिटल में, अब हमें सारी लिखनी पड़ेंगी। n इज इक्वल टू 3 होगा तो l कितना होगा 0, 1, 2, तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं आपके पास। इफ l इज इक्वल टू 0 देन m इज इक्वल टू 0, यदि l 0 होता है तो m भी आपका 0 होता है। इफ l इज इक्वल टू 1 देन m इज इक्वल टू -1, 0, +1, तीन पॉसिबल वैल्यूज होंगी इसकी। If L is equal to 2, then M is equal to -2, -1, 0, +1 and +2, ये पांच वैल्यूज होंगी। हमें यही पॉसिबल वैल्यूज लिखनी थी। अब की बार कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का इसी तरह का 25th क्वेश्चन है एक और, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन आपका 3d ऑर्बिटल में है, गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द n, l एंड m फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। चलो अब 3d इलेक्ट्रॉन है, 3d में है, बस यही बताया, बाकी कुछ नहीं बताया। तो n3 हो जाएगा, l2 और m की वैल्यूज हो जाएंगी -2, 2 + 2, दैट इज -1, -2, -1, 0, +1 एंड +2। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी एनसीईआरटी का ही है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट पार्ट इज n इज इक्वल टू 4 एंड ms इज इक्वल टू -12। कई बार ना स्पिन क्वांटम नंबर को बुक्स वाले ms से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना, ms से भी उसको कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 4 विल बी 2n स्क्वायर, दैट इज 2 × 4 स्क्वायर मींस 32। टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे n यदि 4 है तो। अब उसमें से आधे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो स्पिन में होंगे, आधे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो एंटी स्पिन में होंगे, इन विच हाफ और इलेक्ट्रॉन्स having ms is equal to -half, therefore number of electron will be 16 electron। तो 32 के हाफ कितने हो जाएंगे 16, means 16 electron can have n is equal to 4 and s is equal to -half। next question, n is equal to 3 and l is equal to 0, उसके हिसाब से बनता है भैया 3s ऑर्बिटल, and 3s ऑर्बिटल can have maximum 2 electrons। ये छोटे छोटे से दो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के। Now we will discuss the important question, why half filled and fully filled orbitals are more stable।
आपको ध्यान हो पीछे बताया था कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में किया था। जिन्होंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं कराया बेटे कर लो, बार बार रिपीट करो उसको, रफ कॉपी में करो, एक दो बार लिखोगे याद हो जाएंगे आपको। इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, दो रीजन होते हैं इसके। नंबर वन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर टू इज द एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट रीजन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आपके पास दो कॉन्फ़िगरेशन थे, जैसे मैंने क्रोमियम का किया था हाफ फील्ड वाला, यानी कि 3d5 और 4s1 वाला कॉन्फ़िगरेशन था जो हमने पहले किया हुआ है। दूसरा था 3d4 4s2 जो हमारा रोंग कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हम इसलिए स्टेबल मानते हैं इसको क्योंकि जो पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन है इट इज मोर सिमेट्रिकल। जो मोर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, मोर सिमेट्रिकल ज्यादा स्टेबल होता है। आप खुद देखो पहले वाले में 3d में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 4s में भी 1 है, जबकि यहाँ थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल हो रहा है। 4s में तो 2 आ गए और 3d में 4 रह गए, ये वाला लास्ट वाला ऑर्बिटली वैकेंट रह गया। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन लेस सिमेट्रिकल है। मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अबव वाला है, अपर वाला, एंड इट इज द मोर स्टेबल। सेकंड इज द एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन, बट एवरी टाइम दे रिलीजेस देयर एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं उसको। मोर द एक्सचेंज एनर्जी रिलीज मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। क्लियर? सपोज करो मैं पहले 3d4 वाला ही कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं। हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर पॉसिबल फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन? देखो एक तो ये ऑप्शन है सेकंड इलेक्ट्रॉन से कर ले चेंज, एक थर्ड इलेक्ट्रॉन से, एक फोर्थ इलेक्ट्रॉन से। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस विल बी 3 फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फॉर द सेकंड इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी एक्सचेंजेस विल बी देयर? भाई एक तो आप भर चुके होंगे तभी तो सेकंड आएगा, तो इसके लिए सिर्फ अगले दो ऑप्शन है, पीछे इलेक्ट्रॉन कभी एक्सचेंज नहीं होता। देयर आर ओनली 2 एक्सचेंजेस। सिमिलरली फॉर द थर्ड इलेक्ट्रॉन देयर इज ओनली 1 एक्सचेंज। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस विल बी 6। क्लियर हुई बात सबको? यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो एक्सचेंजेस है वो 6 हो सके हैं। ओके बेटा, अब दूसरा पॉसिबिलिटी देखते हैं जिसमें 3d5 वाला कॉन्फ़िगरेशन था। फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देयर आर 4 ऑप्शंस, 1 2 3 एंड 4। देयर आर 4 ऑप्शंस। सिमिलरली फॉर द सेकंड इलेक्ट्रॉन देयर आर द 3 ऑप्शंस। For the third electron 2 options, for the fourth electron 1 option, for the fifth electron no option, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा। Therefore total number of exchanges now coming to be 10। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आए हैं? 10 आए आपकी बार, पहले से ज्यादा आए हैं। मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मोर विल बी द एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड। जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होते हैं उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है, एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। इसलिए हम बोलते हैं जो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज अच्छे से करना है इसको। और हमारे इसी लेक्चर में कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं एनसीईआरटी के, अब कर सकते हो आप सब सारे ट्राई। एक लेक्चर रह गया हमारा, उसको हम कल करेंगे और उस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आज आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 to 17, 20 to 34 सारे कर सकते हो, 42 to 44, 46 to 48, 51 50 51 57 to 60, 62 64 to 67। इसमें कुछ क्वांटम नंबर के हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कल डिस्कस भी करूंगा आपके साथ में ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके बेटा, बाय। कोई क्वेरी है तो बताओ जल्दी से।